तो नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग जुड़ जाएं, गिरीश जी हमारे साथ में, तो बातचीत शुरुआत करें हम। अ, अभी हमारे साथ कुछ मित्र और जुड़ जाएं तो हम बातचीत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि मेरे साथ में हैं गिरीश मालवीय जी। गिरीश मालवीय जी फेसबुक के उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जो अपनी बातों को बड़े बेबाक तरीके से रखते हैं और वो सच का साथ देते हैं, फैक्ट देते हैं, साथ में रिसर्च भी बहुत करते हैं। इसलिए उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं। और जैसे आप उनके एडमायर करते हैं, मैं भी उनमें से एक उनको एडमायर करता हूँ। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे मित्र हैं, वो इसलिए कि वो काफ़ी सच लिखते हैं, वो फैक्ट के साथ लिखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि गिरीश जी को अभी ब्लॉक कर दिया है फेसबुक ने, और वो कभी अपने पोस्ट में कई असभ्य भाषा और अश्लील भाषा और असह्यद भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। वो केवल फैक्ट्स पे लिखते हैं, खबरों के तह तक जाते हैं, रिसर्च करते हैं, विश्लेषण देते हैं। तो गिरीश जी से आज बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि गिरीश जी ब्लॉक हैं, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी कि क्या कोरोना हॉक्स है, क्या साजिश है, और ये बड़े-बड़े पूंजीपति और बिग फार्मा की क्या एक साजिश है। इसको काफ़ी कुछ वो लिखते रहे हैं, रेमडेसिविर पे भी काफ़ी लिखा है। तो मेरे साथ में हैं गिरीश मालवीय जी। बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका जनवाणी में। नमस्कार, और नमस्कार अब्दुल भाई, नमस्कार जी। तो गिरीश जी, आज हम बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि जो आपने उन्हें रिसर्च किए, विश्लेषण किए, तो उस पे हम बहुत तहफ़ील से बात करेंगे और अंदर तक बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है गिरीश जी कि आप जब इस विषय पे लिखने शुरू किए, मेरे हिसाब से 4-6 महीने से लिख रहे हैं आप लगातार। जी, 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 और जी। तो ऐसा ऐसा आपको क्या लगा इस थ्योरी, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? देखिए, मैं शुरुआत से जब इस कोरोना के पीछे मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें सामने नज़र आई, जिसमें मुझे लगा कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। और जिस तरह से कुछ मेरे मित्र हैं और कुछ बहुत सारे लोग जो ये बोल रहे हैं कि गिरीश मालविया कोरोना को हौवा बता रहे हैं या उसकी गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना मैं इसे कोई गलत वे में ले जाके मैं बात करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है या ऐसा नहीं है। मैं मेरा जो कहने का नजरिया ये है कि हम उसके पीछे वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक उसकी पृष्ठभूमि को भी समझें कि किस तरह से कोरोना काल ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और इनमें किन लोगों के हित शामिल हो सकते हैं। तो मेरा जो कहने का प्रयास रहता है, जिसको अक्सर गलत समझ लिया जाता है कि मैं इसकी न गंभीरता से मैं किनारा कर रहा हूं, ना मैं इसको ये बोलता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें और आप खुले में घूमें। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हम इसके पीछे की जो राजनीति, जो विश्व राजनीति है, जो ग्लोबलाइजेशन एक तरह का इसके पीछे काम कर रहा है, क्या हम उसको समझने के लिए तैयार हैं? मुझ पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं कि आप कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, दो बात है कि आप कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज का अगर बोलना चाहें तो मैं अपने आप को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से रिलेट नहीं करता। मैं कॉन्स्पिरेसी फैक्चुअलिस्ट अपने आप को कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, अगर आप मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ही बोलना चाहते हैं। मेरा ये नजरिया रहा है इस बीमारी को लेके कि ये महामारी जो है, इसके जो पीछे के जो कारण हैं, बहुत से लोगों को गुस्सा आता है कि बार बार हम लोग चीन का नाम लेते हैं, हम लोग अमेरिका का नाम लेते हैं, हम लोग बिल गेट्स का नाम लेते हैं, हम लोग फार्मा कंपनियों की साजिशों के बारे में बात करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, बात ये है कि हमें समझना होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब इस बारे में समझना शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और पब्लिक डोमेन में उन उन बातों पे चर्चा होनी चाहिए थी। जैसे हम लोग हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे जो मीडिया है, वो
बार-बार चीन पे आरोप लगाता है कि चीन ने ये वायरस फैला दिया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो ट्रंप के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं एंथनी फाउची, उन्होंने जो वुहान लैब है जिस पे आरोप लगाया जाता है, वो उनकी अमेरिका की सरकार उस वुहान लैब की लगातार फंडिंग करती आ रही है। और लगातार फंडिंग वो करती क्यों आ रही है, उसको उसके बारे में आप जब जानेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ इसमें एक बात होती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, एक गेन ऑफ फंक्शंस करके एक टर्म होती है बायोलॉजी के अंदर, और अमेरिकन सरकार गेन ऑफ फंक्शंस GOF को बड़ा फंडिंग करती है। और ये मैं बात कहीं इधर उधर से नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की आप साइट पे जाके चेक करिए कि क्या गेन ऑफ फंक्शंस के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट वायरसेस को मजबूत करने का भी काम करती है क्या। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और आप समझिए उसको कि गेन ऑफ फंक्शंस जो टर्म है उसका आखिर मतलब क्या है। और गेन ऑफ फंक्शंस जब शुरू किया तो मैंने पाया कि बर्ड फ्लू के लिए एंथनी फाउची ने गेन ऑफ फंक्शंस के बारे में करते हुए वायरस के ऊपर प्रयोग किए, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रयोग किए। और ये आज से नहीं हो रहा है, जहां तक मुझे याद है $4.7 मिलियन वुहान लैब सरी की संस्था को ये लोग दे चुके हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट दे चुकी है। तो क्या हम बिल्कुल इस तथ्य को नकार दें? क्या हम लोग अमेरिकन फार्मा कंपनियों के जो हित हैं, जो इससे रेमडेसिविर की जैसे अपन बात कर लेते हैं कि रेमडेसिविर जो एक 2009 की जो बीमारी थी उसके लिए डेवलप की गई एक दवा थी जो एंटीवायरल है, हम और रेमडेसिविर को इबोला के लिए फिर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इबोला उतनी बड़ी महामारी नहीं बन पाई जितनी बड़ी आज कोविड बन गई है। तो उसके अंदर भी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे हम अर्थशास्त्र को नकार देते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि नहीं, महामारियों का कोई अर्थशास्त्र नहीं होता। भाई साहब, महामारियों का जब आप अर्थशास्त्र जानेंगे, जब उसके पीछे की आप राजनीति जानेंगे, तब आपको विज्ञान जो है बिल्कुल साइड में हटा हुआ दिखेगा। आज जो होता है, आज बाजार इतना महत्वपूर्ण है, आज बाजार की जो ताकतें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो आपके पूरे जीवन के जो ढांचे हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से, उसको मीडिया के माध्यम से इतना ज्यादा कंट्रोल करती हैं कि हम लोग उसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, और हम सिर्फ एक नारा लगा देते हैं, नहीं विज्ञान सही है, विज्ञान सही है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि विज्ञान सही है, लेकिन क्या विज्ञान के बारे में जिस तरह का धारणा बना दी जाती है उसके पीछे राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है वो क्या छुप जाता है महामारियों का? ये ऐसा नहीं होता। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, जैसे रेमडेसिविर की अगर अपन बात करते हैं, तो रेमडेसिविर जो इबोला के लिए बनाई गई थी, उसको अचानक से एंटीवायरल दवाइयों को आप प्रेजेंट कर देते हैं कोविड-19 के लिए, जो कि जिस कंपनी ने गिलियड साइंस में बनाई है। अगर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि दुनिया की जो सबसे महंगी दवाई जो बनाती है वो कंपनी है गिलियड साइंस, जो मतलब रोगों की महंगी से महंगी दवाई बनाती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि गिलियड साइंस ने अपने रेमडेसिविर की कीमत को इतने ऊपर तक लेके गई है। इसके पहले हेपेटाइटिस बी के लिए इन्होंने एक सोवाल्डी करके दवाई बनाई थी। सोवाल्डी जब दवाई बनाई इन्होंने, तब उन्होंने यूरोप में इस चीज का बहुत विरोध हुआ। वो इसलिए विरोध हुआ क्योंकि हेपेटाइटिस के जो मरीज थे उनको ये सोवाल्डी दी गई, और सोवाल्डी दी इसलिए गई क्योंकि वो मेडिक्लेम में जो मरीज आते थे वो मेडिक्लेम के मरीज थे, तो उनको वो दी गई। तो जो मेडिक्लेम के जो हॉस्पिटल्स के बिल हैं वो पता चले कि करोड़ों में आने लगे। मतलब जो अगर अपन हिंदुस्तान के रुपए की बात करें तो बिल लगभग करोड़ों में है, लाखों यूरो के बिल्स हो गए। तो जब यूरोपियन जो इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया इस चीज के ऊपर, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं सारी बातें आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं इसमें कुछ भी फेक बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आप देखिए कि सोवाल्डी जो महंगी दवाई थी उसके कारण जो मेडिक्लेम के खर्चे बढ़े हैं
उसकी वजह से पूरा जो लाइफ स्टाइल है वहां का वो सारा महंगा हुआ। यहाँ भी क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, आप बात समझिए। भारत में भी यही हो रहा है कि रेमडेसिविर की वजह से इसका इलाज जो है वो बहुत महंगा करके बचाया जा रहा है। एक तो पीपीई किट्स अगर लग रही हैं इस बीमारी के अंदर, तो वहां भी हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल्स हो रहे हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि रेमडेसिविर की बात करते हैं, तो रेमडेसिविर ने इस बीमारी के इलाज को जो बिल है उसको बहुत ऊंचा कर दिया है। और इसमें बहुत सारे घोटाले होते हैं। अगर आप ध्यान से इन 1.5 महीनों के, क्योंकि अपूर्व भाई हम रेमडेसिविर के बारे में काफी लंबी चर्चा करते आए हैं, और जब से ये कंपनी ने ये दवाई को कोविड के लिए बताने की शुरुआत की थी, तब से ही हम आपस में एक चर्चा कर रहे थे कि ये किस तरह से इस दवाई को ये लेके आ रहे हैं। तो एक सवाल था गिरीश भाई आपके साथ में जी कि जी आप बोलिए। जैसे आपकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे लोग बहुत सवाल करते हैं, तो मेरा भी एक सवाल, हम लोगों ने चर्चा की थी कि सितंबर 2019 की बात है कि बिल गेट्स साहब ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि जी मैं अब माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन छोड़ रहा हूं और अब जी मैं वैक्सीनेशन पे जा रहा हूं। जी। ये 2019, उसमें वहां पे अमेरिका के एक अर्थशास्त्री रॉबर्ट, वो काफी कुछ लिख चुके हैं, किताब भी आ चुकी है, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति जो है बिल गेट्स, कि मैं कंप्यूटर से जुड़ा हूं तो मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी रहा हूं, तो इसलिए आपकी थ्योरी से कई बार मैं शुरुआत में आपके साथ में नहीं रहा। लेकिन जब आपकी जो मैंने अकाट्य तर्क देखे और आपकी हर बात सत्य होते हुए देखी, तो मैंने एक बार फेसबुक पे पोस्ट किया था कि मैं तो मान गया सर आपको कि आप बिल्कुल सच बोल रहे थे। तो वैक्सीनेशन में जाकर इस बंदे ने 2019, मतलब जब जब कोई कोरोना के बारे में सोच नहीं रहा था 2019 में, इस बंदे ने अचानक निर्णय लिया कि हम वैक्सीनेशन में जा रहे हैं, मतलब वैक्सीनेशन इज द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। तो अगर जिस हाँ व्यक्ति ने वैक्सीनेशन को बिजनेस मांगा, तो मुझे लगता है कि आपने डॉट्स को जोड़ दिया, और ये जो डॉट्स को जोड़ा वो, जी और मुझे इसमें एक बात का लॉजिकल का कुछ लगता है कि चलिए कि आपकी हर बात में तर्क है भी और रेफरेंस भी है, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि सब जियो पॉलिटिक्स को देखता हूँ तो मैं, चाइना है, अमेरिका है, और आपने मुझे एक बार बताया था कि चाइना और अमेरिका मिलके ही कर रहे हैं सब ये, तो इसके बारे में थोड़ा जी। बताइए। देखिए क्या चाइना के जो हित हैं, हम जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद पूरे दुनिया में अब जो दो ध्रुवीय व्यवस्था हो रही है वो चीन है और एक अमेरिका है। तो हम लोग जब भी देखते हैं कि आज चीन का अगर देखा जाए तो सबसे पहले चीन ही प्रभावित हुआ है इससे। लेकिन हम्म। अगर हम चीन की आज अर्थव्यवस्था देखिए, मैं हमेशा बार बार अर्थव्यवस्था पे आता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था ही हम उसको समझा सकती है अच्छी तरह से। अर्थव्यवस्था ये बोलती है कि चाइना ने जो इन पिछले 3 महीनों में जीडीपी की विकास दर है वो 3.2 दर्ज की है, जो बहुत आश्चर्यजनक है। इस कोरोना काल में 3.2 की विकास दर दर्ज करना से मतलब लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि लोगों ने कैसा संभव है, लेकिन वो संभव है हुआ। और चाइना इस वक्त पूरी दुनिया का को सप्लाई कर रहा है। तो हम अगर देखें कि चाइना को कोई नुकसान हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एचडीएफसी में जिस तरह से उसने इन्वेस्ट किया भारत में आके, और जैसे ही भारत में कोरोना का प्रभाव शुरू हुआ और एचडीएफसी की शेयर गए, तो सरकार खुद इस बात से घबरा गई कि ये कैसे हो रहा है कि चाइना हमको एक तरह से आके हमारी जो बड़े संस्थान है उसमें हिस्सेदारियां खरीदता जा रहा है। तो ये तो चाइना की बात हुई। अब अपन अमेरिका की बात करते हैं। आप अगर देखेंगे इस कोरोना के दौर में अमेरिकी उद्योगपतियों की जो आप नेटवर्थ आप निकाल के देंगे, जो टॉप 10 नेटवर्थ अगर आप निकाल के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले नंबर पे हैं आपके अमेजन के जेफ बेजोस हैं। दूसरे हम्म। नंबर पे जो हैं वो हैं बिल गेट्स। जबकि आप लंबा इतिहास है कि वो बड़े दानवीर माने जाते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि बिल गेट्स अगर इतने बड़े दानवीर हैं और इतना दान करते हैं, तो उनकी दौलत जो है वो बढ़ती क्यों जाती है? आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दीजिए, बढ़ क्यों रही है दौलत? वो तो सब दान करते जा रहे हैं। जैसा दुनिया भर के लोग बात करते हैं कि भाई बड़े अच्छे हैं बिल गेट्स, और वो तो वैक्सीनेशन के लिए बहुत करते हैं, गरीब बच्चों के लिए बहुत करते हैं,
और अफ्रीका में देखो आपने उन्होंने किया। तो भाई साहब एक बात बताइए, वो माइक्रोसॉफ्ट से हट गए हैं, वो आखिर इतने अमीर कैसे बने हुए हैं? तो ये भी हमें एक बार सोचना पड़ेगा। फिर हम आते हैं तीसरे, जो सारी जो कंपनियां हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे दुनिया में जो टॉप 10 जो लोग हैं, वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आए हुए हैं। वो एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हैं, वो न कोई चीज बना रहे हैं। आप अमेजन को देखिए, आप गूगल को देखिए, आप अलीबाबा को देखिए, आप जियो को भी देखिएगा। वो लोग एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, ना वो कुछ बनाते हैं, ना वो कुछ अपनी तरफ से प्रोड्यूस करते हैं। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा देते हैं कि आप लीजिए और आप बेच दीजिए। तो सारा बहुत सारी चीजें हैं। अभी डिजिटल टैक्स की बात हो रही है। हाँ, आप अगर जाएंगे देखेंगे कि जर्मनी में, ब्रिटेन में डिजिटल टैक्स लगाने की बात हो रही है। अब ये कंपनियों को तकलीफ हो रही है। इंडिया में बात होना शुरू हुई है, लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हम कोई प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री, हम उस पर जीएसटी लगा देते हैं, लेकिन हम अमेजन पे क्या लगाते हैं? अमेजन से कैसे टैक्स लेंगे आप? क्योंकि वो तो कुछ बना ही नहीं रहे ना, वो तो कुछ उस तरह से ले ही नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, आप आइए और बेच दीजिए। तो आप उनसे टैक्सेशन कैसे लेंगे? उनकी दौलत हमेशा बढ़ती जाएगी, और उनकी दौलत जो हमेशा बढ़ती जाएगी, तो वो भी इस कोविड-19 के दौर में इतने अमीर दिन पे दिन होते जा रहे हैं। और बिल गेट्स का तो सारा एक जो जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह की कंपनी है, मैं तो उसको बोलता हूं कि ये भीष्म पितामह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह जो हैं, वो बिल गेट्स ही हैं। तो ये हमें सारी चीजें देखना पड़ेगी। गूगल की अगर बात करते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म आता है GAFA, गाफा करके एक टेक्नोलॉजी टर्म आता है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया की गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन, ये 4 कंपनियां जो हैं, ये दुनिया का इंटरनेट जो ट्रैफिक है, इसका 90%, 95% ये कंपनियां हैंडल कर रही हैं, और यही सारा प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। आप इन सब चीजों को भूल जाते हैं, और आप हमेशा एक बात करते हैं कि नहीं विज्ञान ने ऐसा किया। भाई, विज्ञान जो कर रहा है, आपको समझना होगा कि विज्ञान किस तरह से ये कंपनियां विज्ञान के नाम पे आपकी बातों को, आपकी आपके पूरी सोच को किस तरह से इफेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं। ये आप कभी सोचिए, कभी ध्यान से सोचिएगा इस बारे में। और कोविड-19 के बारे में जो इनका रोल है, जो कोविड-19 को लेके इन कंपनियों का, GAFA की बात कर रहा हूं मैं आपसे। एप्पल जो है वो टेक्नोलॉजी बनाती है, जिसमें आप गूगल और एप्पल मिलकर टेक्नोलॉजी बनाती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, जो सर्वेलेंस का आपका जो ऐप है आरोग्य सेतु, उस पे काम करती है। आपका गूगल जो है वो कोविड-19 के बारे में कोई भी, क्योंकि यूट्यूब उसी का है, आप फेसबुक की बात करें, जुकरबर्ग का है। तो ये जो इन कंपनियों का एक नेक्सस जो बन गया है, तो हमें उसको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह का नेक्सस बना दिया है हमने। और ये आने वाले लोग मुझे आश्चर्य की नजर से देखते हैं कि मैं क्यों इन सब की बात करता हूँ। आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक सच्चाई है। लोगों को लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, NWO, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। भाई साहब, आप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये UN का चार्टर में है। आप 2 दिन पहले PMO का ट्वीट देखिए, उसमें SDG का जिक्र है। आप 4-6 दिन पहले राम माधव का ट्वीट देखिए, उसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगी। नए तो ये क्या, ये क्या सारी चीजें झूठी हैं। ये आप दरअसल क्या हो रहा है, हम एक स्यूडो वातावरण में रह रहे हैं, जहां पे हम इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और जो बात करता है हम उसको दबाने की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई देखिए, WHO के रोल की बात कर लेते हैं। WHO का आप रोल देखिए। WHO जनवरी में, मिड जनवरी में ये बोलता है कि ये मानव से मानव में संचरण नहीं कर सकता वायरस। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप उसके ट्वीट के रिकॉर्ड देख लीजिए।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हम्म, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि मानव से मानव में संचरण नहीं करता, फिर अचानक से वो बोलता है कि नहीं ये एक महामारी है। WHO बोलता है कि चीन ने हमें बहुत मदद करी और उन्होंने हमें बताया इस बारे में। हम्म, ये शुरुआत के स्टेटमेंट हैं WHO के कि चीन ने हमारी बहुत मदद करी और चीन ने बहुत अच्छा काम किया है। और चीन का अब स्टेटमेंट है कि चाइना ने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हमारे ऑफिस ने 31 दिसंबर को निमोनिया लाइक केसेस में बात किया है। तो ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ रही हैं। WHO की भूमिका को लेके बहुत सारी बातें की जा सकती है, इतना लंबी बात की जा सकती है कि आप पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम अपना यहीं खत्म हो जाए। लेकिन मैं कुछ मैं आपको डब्ल्यूएचओ पे दो दो सवाल और पूछने थे डब्ल्यूएचओ पे कि जी वो जी दे आर कीप चेंजिंग देयर स्टैंड्स। मुझे एक हमेशा डब्ल्यू हाँ, तो डब्ल्यूएचओ जब नए नए थ्योरीज लेके आता है कि कभी बोलता है ये ट्रांसमिट नहीं होता है, कभी बोलते हैं कि ये मक्खी से फैलता है, कभी बोलता है मच्छर से नहीं फैलता है, तापमान पे भी असर करता है। तो ये रिसर्च जो अभी अभी डब्ल्यूएचओ को फंडिंग भी बंद कर दिया था ट्रम्प ने बीच में। तो जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डब्ल्यूएचओ के बाद में वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास डाटा साइंटिस्ट है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है इनके पास में। तो इस बीमारी को जो पकड़ने की जो ये बात कही जा रही है कि ये वायरस है, और ये अभी तो सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये मुझे पूछना चाहिए, क्या ये लैब में बना वायरस है या लैब में नहीं बना है? सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछना था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं कि ये कोई लैब में बना वायरस है अभी फिलहाल की सिचुएशन में। क्योंकि अभी जो वैज्ञानिकों ने हम्म, लगभग सभी इस बात पे सहमत है और मैं भी इस बात पे सहमत हूं कि ये लैब में बना वायरस नहीं है। हम्म, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। तो आप हम्म, बोलेंगे कि आप फिर तो आपकी सारी साजिशन थ्योरी या आपकी हम्म, कॉन्स्पिरेंसी का पूरा बेस ही आधार ही खत्म चला हो गया। जाता है। हाँ, आधार ही चला गया। नहीं, हम्म, मैं यहाँ पे एक बात और कहता हूं। ये वायरस पॉसिबिलिटी है, मैं हम्म, संभावना की बात कर रहा हूं कि ये हम्म, वायरस लीक किया गया हो। आप अच्छा। समझिए, वुहान में क्या हुआ है। वुहान में बहुत सारी बातें हैं कि आखिर वुहान में ही क्यों मिला। भाई, वुहान में जो लैब है वो दुनिया की P4 लैब बोलते हैं उसको, जिसके अंदर बेहतरीन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई लैब ही नहीं है जिसके अंदर वायरस पे रिसर्च की जाती है। और लंबे हम्म, समय पे जो बर्ड फ्लू के वायरस हैं, जो बैट के वायरस हैं, जो और भी जो जानवरों से मिलने वाले वायरस है, उन पे रिसर्च की जाती है। तो ये हम्म, संभावना है जब वुहान की लैब को इस तरह की फंडिंग वो देता है। तो मेरा सिर्फ एक, मैं संभावना जता रहा हूं कि ये संभव है कि ये वायरस कहीं से लीक किया गया हो। और चाइना हम्म, जो है वो इस बात को या तो जानता भी हो या नहीं भी जानता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमें इस थॉट पे भी सोचना चाहिए कि ये भी एक संभावना हो सकती है। और इस लीक के पीछे जो हम्म, जिस तरह से बिल गेट्स लॉबी, फार्मा लॉबी, और ये जिस तरह से ये लोग वैक्सीन को लेके एक बहुत बड़ा चीजें चल रही हैं, मैं हम्म, मुझे ये आश्चर्य होता है। वैक्सीन को लेके मुझे आश्चर्य होता है, खास तौर पे जो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है। आप हम्म, मॉडर्ना की जो वैक्सीन, जो सबसे पहले जिसका ह्यूमन ट्रायल, हम्म, मतलब लोगों को तो कुछ यहाँ पे मालूम ही नहीं होगा कि 16 मार्च को वहां पे ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया था और हम्म, हमने 22 मार्च को यहाँ पे जनता कर्फ्यू लगाया है। तो लोगों को तो ये आश्चर्य होना चाहिए इस बात का कि आखिर कैसे उन सब चीजों के बारे में उनको इतने पर्टिकुलर थे वो कि इसका वैक्सीन हम्म, ही बनाना है अपने को। और इसका वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है, देखिए वैक्सीन के बारे में कुछ एक जो जनरल जो नॉलेज है वो ये है कि जो भी वैक्सीन बनता है उसमें किल्ड वायरस होता है, जो उसकी हम्म, डोज रहती है। जैसे हम्म, पोलियो ओपीवी की जो डोज रहती है उसके अंदर किल्ड वायरस रहता है, या जो हम्म, आपको जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें किल्ड वायरस रहता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे वो किल्ड वायरस नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो 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 अपने सारे रिसर्च हैं ये किल्ड वायरस पे नहीं किए हैं। ये सारे mRNA टेक्निक्स हैं। ये सारे हम्म, जो दूसरे वायरस जो जिसको वेक्टर वायरस बोला जाता है, जिसको हम्म, एडिनो वायरस बोला जाता है, ये उस तरह के वैक्सीन पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की बात कर रहा हूं और हम्म, mRNA वैक्सीन जो मॉडर्ना बना रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यही दो वैक्सीन टॉप 2 चल रही हैं अभी। रशिया को तो ये मानेंगे नहीं,
और ना ये चाइना को आगे आने देंगे। ये जो 2 वैक्सीन को लेके आएंगे वो ये 2 वैक्सीन ही रहेंगी। और mRNA जो मैं मॉडर्ना की बात कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो 23 जनवरी मतलब जिस दिन वुहान का लॉकडाउन हुआ है, उस दिन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हम लोग एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। मतलब आप बोलेंगे इसमें ये कॉन्स्पिरेंसी आप बताते हो, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि और मैं आपको पूरे मेरी जितनी भी बातें हैं उसमें पूरी सच्चाई है। आपको आप जब चाहिए मैं आपको उसके लिंक दूंगा। WEF की 23 जनवरी को मीटिंग मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होती है कि हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं और उस वैक्सीन में मॉडर्ना जो कंपनी है वो भागीदार रहेगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अमेरिकन जो मिलिट्री की जो मतलब जो अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी है वो भी उसमें भागीदार रहेगी। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 23 जनवरी को जब लोग वुहान के बारे में, उस दिन पहला लॉकडाउन है, मतलब दुनिया को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तब वो एक वैक्सीन बना देते हैं और उस वैक्सीन घोषणा कर देते हैं और वो mRNA वैक्सीन है। जिस वैक्सीन का जो टेक्नोलॉजी mRNA है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी अभी तक सफल ही नहीं हुई है, लेकिन हम उसे सफल बता रहे हैं। हम एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको सफल बता रहे हैं। तो ये सारी बातें एक्चुअली मुझे नहीं पूछना चाहिए थी। ये सारी बातें जो मेरे मित्र जो मुझे बोलते हैं कि आप विज्ञान को नकार रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो ये क्यों नहीं बातें सारी उठाते हैं कि आखिर 23 जनवरी को ऐसी क्या घटना हो गई। और अगर 23 जनवरी को आप उसकी वेबसाइट पे जाके WEF की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, CEPI करके एक संगठन है जो बिल गेट्स की बनाए गया एक संगठन है। वो संगठन महामारियों के विरुद्ध एक टीका बनाने का अभियान है। आप देखें उसको और वो सारा आपको पता चलेगा कि उस संगठन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस संगठन में अमेरिकन वेलकम ट्रस्ट भागीदारी करता है, उसमें चाइना की एक एंकर है, वो सारी बातें पूछ रही है। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। WEF की आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमको समझना होगी कि भाई इसके पीछे कौन लोग हैं जो वैक्सीन बनाने के पीछे इतने पहले से जुटे हुए हैं। आज जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रहा है, वो हम इतने लेट है। क्यों लेट है? क्योंकि हमको वो टाइम ही नहीं मिला है, हम समझ ही नहीं पाए हैं वो सारी चीजों को। आप अगर WHO की भूमिका और उसमें बिल गेट्स की फंडिंग को आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप 100% इन बातों पे आप यकीन करेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है इन सारी चीजों को लेके। आप अगर अमेरिका ने फंड उसको बंद कर दिया है तो उसे कोई परवाह नहीं है, उसको मालूम है कि मुझे सारा फंड कहां से मिलेगा। चाइना सपोर्टेड जो ये सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से ट्रेडोस हम जो उनके महानिदेशक हैं, हम उसके अगर आप जो 2017 में जब वो चुने गए तो आप उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए कि वो ट्रेडोस कहां से आते हैं। ट्रेडोस इथोपिया से आते हैं। इथोपिया का 70% स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना बना के देता है। चाइना से उनके बहुत नजदीकी संबंध है। मतलब आखिर तक वो चाइना जाते हैं और चाइना के साथ उनकी बात चलती है। आप ये सारी चीजों को नकार देते हैं, आप ये बोल देते हैं नहीं ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। भाई साहब आप बात समझने की तो कोशिश कीजिए। बात क्या है कि आप महामारियों का कभी इतिहास पढ़िएगा। महामारियों ऐसा नहीं है कि ये पहली महामारी है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आप 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ करके एक महामारी आई थी। दुनिया की बताते हैं कि लगभग 15 या 20% आबादी उस वक्त खत्म हो गई। लेकिन उस महामारी से पूरी दुनिया में जो चेंज आया है वो राजशाही, उसमें आप राजशाही का खत्म होने का बहुत बड़ा कारण जो आपके ब्लैक डेथ थी 14वीं शताब्दी में जो यूरोप में आई थी, आप उसका इतिहास पढ़िएगा कभी। उसके बाद से ही साम्राज्यवाद जब
जो अपनी पूरी चरम पे आया है, और पूंजीवाद जब पूरे चरम पे आया है वो सारा ब्लैक डेथ के बाद आया है। उसके बाद से ही यूरोपियन देशों ने लंबी लंबी समुद्री यात्राओं का आयोजन किया, क्योंकि जो उनकी आबादी थी, जो उनका काम करती थी, वो आबादी पूरी खत्म हो गई। अब मैं हमेशा यही बात करता हूं। आप दूसरी जो महामारियां हैं, आपको मालूम है चेचक चेचक एक बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी। जब 15वीं-16वीं शताब्दी में अमेरिकन जो आज अमेरिकन है ना, जिसको हम अमेरिकन कहते हैं, वो अमेरिकन वहां के मूल निवासी नहीं है। वहां के मूल निवासी थे रेड इंडियंस। जब ब्रिटेन और इस तरह के जो लोग पहुंचे वहां पे, कहा अमेरिका में, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आपको मालूम है रेड इंडियंस को उन्होंने अपने रास्ते से कैसे हटाया? आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि रेड इंडियंस को हटाने के लिए वहां पे चेचक के संक्रमण वाले कंबल बांटे गए हैं। आप समझते हैं इस चीज को? आप बात कर रहे हैं कि आज आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं। आप समझिए ना पूरे इतिहास में क्या लिखा हुआ है। आप इतिहास को ध्यान से देखें जरा। चेचक के कंबल बांटे गए, वहां की पूरी आबादी साफ हो गई। आप स्पेनिश फ्लू पे देखें, स्पेनिश फ्लू ने किस तरह से दुनिया को पूरा तरह से बदल के रख दिया। तो ये एशियन फ्लू जो गिरीश भाई, एशियन फ्लू आया था भारत में, स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू आया था। उसमें भी बहुत सारी मौतें हुई थी भारत में, और उसके बाद भी उसका डाटा तो वैसे हमारे पास भी है भी नहीं। ये कहा जाता है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि जब तक कोई भी महामारी 60 से 70% तक जनसंख्या को अफेक्ट ना कर ले, वो अपनी पीक पर नहीं पहुंचती है। तो इस थ्योरी में आपको कितना दम लगता है? मेरा जो पूरा सोच है, अगर आप कोविड-19 को लेके जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के अगर शुरुआती बयान पढ़ेंगे, तो वो शुरुआत में जब उन्होंने लॉकडाउन लागू नहीं किया था, तब वो पहले बोल देती हैं कि हमारी 1/3 या 3/4, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि 3/4 आबादी से संक्रमित होने वाली है। और मुझे अभी तक ये जो लगता है कि वो संक्रमित हो चुकी है। आज अगर आप बात करते हैं, आज दिल्ली की बात करते हैं, तो आज किसी कोई स्टडी चल रही है अखबारों में, या मैंने फेसबुक पे भी देखा है कि वो बताती है कि दिल्ली की 1/3 आबादी संक्रमित हो चुकी है। तो हम ये बोलें कि कोविड-19 का संक्रमण हुआ ही नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है। आप किसी भी बड़े से बड़े महामारी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, जो आज के जो आंकड़े आते हैं ना, जो आज के आंकड़े आते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा संक्रमण फैल चुका होता है। ये एक मोटा उनका अनुमान होता है कि आज जो भी आंकड़े आ रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा वो संक्रमण फैल चुका है पूरी, मतलब भारत के अंदर, दुनिया के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये वायरस खतरनाक है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये वायरस बुजुर्गों के लिए और बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। पर मैं ये मानता हूं कि हम इस बीमारी से आसानी से निकल भी सकते हैं अगर हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सही ढंग से अगर हम लोग काम करते, जो हमने अभी तक नहीं किया। लॉकडाउन जो लगाया गया था, वो लॉकडाउन का मतलब ये था कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करें, हम टेस्टिंग ज्यादा करें। एंजेला मार्केल ने जब लॉकडाउन लगाया है, जिस दिन से उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, उन्होंने 30,000, 40,000, 50,000, 10-15 दिन के अंदर वो लाख टेस्टिंग करने के आंकड़े पे आए, और तब उन्होंने वो लॉकडाउन को इम्पोज किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लॉकडाउन तो लगाया, लेकिन हमने टेस्टिंग को बिल्कुल नहीं किया। जो टेस्टिंग हो रही थी उसको भी हमने उस डाटा को कम किया हमने। मैं आपको कल की बात बताता हूँ, दिल्ली का आंकड़ा है, लोग अभी बोल रहे हैं कि दिल्ली में संक्रमण कम हो गया है, बहुत सारे अभी बड़ा दिल्ली की बड़ी वाहवाही हो रही है। आपको मालूम है कि दिल्ली में एक दिन पहले कितने टेस्टिंग हुए हैं? वो हुए मात्र 11,000, ठीक है। और उसमें जो अगर आप उसमें जो संक्रमितों की संख्या निकालेंगे ना आप, तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत ज्यादा संक्रमित निकल रहे हैं, 7.2% संक्रमित निकल रहे हैं। और इससे पहले जब ये खूब सारे संक्रमित निकल रहे थे, जब खूब सारे बीमारियां बीमार निकल रहे थे, तब वहां पे 25-25 हजार हो रही थी। मतलब सीधा तरीका ये है कि टेस्टिंग के आंकड़ों, मतलब टेस्टिंग कम करो और परिणाम अच्छे दिखाओ।
जब आपको टेस्टिंग बढ़ाना है, मतलब जब आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे वायरस फैल गया है, तब आप टेस्टिंग बढ़ा दो, आप सीधे पाएंगे कि वो आंकड़े उछल गए हैं, सीधे उछल गए हैं। हाँ, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में आप देखिए कि पिछले 6 दिनों में कितनी तेजी से आंकड़े उछले हैं। टेस्टिंग, देखिए टेस्टिंग ये एक टूल सरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कोविड-19 को महामारी नहीं मानता हूं, मैं इसको राजनीतिक महामारी मानता हूं। ये एक राजनीतिक महामारी, ये बड़ा स्टेटमेंट है ये गिरीश भाई। हाँ बिल्कुल है। राजनीतिक महामारी। तो एक और हाँ बात है। मैं जोड़ दूं, एक और बात जोड़ दूं कि जी मैंने आज एक पोस्ट लिखी थी, शायद आपने नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप थोड़ा ब्लॉक हैं। मैंने आज सरकार को बहुत सलाह दी, 3-4 सलाहें दी। मतलब कल तो मैंने 3 सलाह दी थी सरकार को कि आप 3 काम कर लें, पूल टेस्टिंग कर लें आप। पूल टेस्टिंग क्या होती है आपको भी पता होगा। पूल टेस्टिंग होती है कि कहीं हैपनिंग स्पॉट होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं सभी इलाकों की, और उनमें रेंडमली टेस्ट करके हम उनको ट्रेसिंग करके पता कर सकते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, आपकी टेस्टिंग की कॉस्ट भी कम है, तो आप कर लीजिए। मैंने उनको एक आंकड़ा दिया था, जैसे कल भी मैंने आलोक अड्डा में रखा था बात को, कि 70,000 करोड़ का हेल्थ बजट है भारत का गिरीश भाई। जी जी अगर हम सोच लें कि टेस्टिंग, इनिशियली टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का कॉस्ट हम मान लें कि 800 रुपया हो, और 10 लाख टेस्ट करते हैं हम लोग रोज, तो हम एक साल भर में करीबन 36 करोड़ के आसपास टेस्ट कर लेंगे। और वो जो उसका खर्चा आएगा करीबन 30,000 करोड़ आएगा, वो भारत के बजट का 40% होता है। अगर हम इसको महामारी मानते हैं तो हमें ये 40% खर्च करना चाहिए। और एक और चीज, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के साथ शब्द, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द ये कहाँ से आया, इस पे भी मैं आपको एक रोचक जानकारी दूंगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द जब चेचक और एप्लेक आए थे, तब भी इतना व्यापकली उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि महामारी एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन डिसीज ही होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने महामारी है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन लिखने की आवश्यकता ही नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, मतलब आप महामारी मान लीजिए, एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन मान लीजिए। कम्युनिटी ट्रांसमिशन है तो ये बट ऑब्वियस को महामारी है। अगर आपको, और आपने जो बोला राजनीतिक महामारी है, तो उससे मैं बहुत हद तक सहमत। थोड़ा और उसको एलोबरेट कीजिए आप। देखिए, मैं ये देखता हूं, मैं पिछले 4 महीनों से, जब से हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ है, पिछले 4 महीने वो ले लीजिए, और जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, या आप 31 दिसंबर ही ले लीजिए, 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं। हम अगर देखेंगे कि क्या सरकारें इसमें कमजोर हुई हैं? नहीं हुई हैं। सरकारें इसमें कमजोर नहीं हुई हैं, सरकारें और ज्यादा मजबूत हुई हैं। मैं मतलब लोगों को गुस्सा होना चाहिए इस वक्त की सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। आप देखेंगे कि सरकारों के प्रति सहानुभूति लोगों की बढ़ती जा रही है, उल्टा हो रहा है। आप देखिए, आप दक्षिणपंथी जो सरकारें हैं पूरी दुनिया के अंदर, पुतिन जो हैं वो 2036 तक राष्ट्रपति बन जाते हैं। चीन में तो ये जो जिनपिंग है, ये तो पहले ही सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी को 2034 तक प्रधानमंत्री बनने की बात की जाती है, क्योंकि कोविड-19 आ गया है, इसलिए बहुत सारा एक तरह का विमर्श फैलाया जाता है कि कोविड आ गया है, इसलिए हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के रखना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम चुनाव नहीं करवा सकते। आप हंगरी का उदाहरण लीजिए। हंगरी में आप देखिए कि किस तरह से वहां की जो सरकारें हैं, वहां पे कोविड के नाम पे जिस तरह से सत्ता में उन लोगों ने अपना जो दखल है वो कितना तेजी से बढ़ाया है। हम लोग लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन में क्या हुआ है? लॉकडाउन एक आश्चर्यजनक शब्द है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है कभी महामारी के संबंध में। ये पहली बार हो रहा है जब महामारी के संबंध में कोई लॉकडाउन या किसी रोग के संबंध में कोई लॉकडाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉकडाउन ने क्या किया है? लॉकडाउन ने कोविड-19 से बड़ा नुकसान किया है, और बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है हिंदुस्तान की। मैं लगातार अर्थव्यवस्था पे ही लिखता था, लेकिन मुझे जब कोविड-19 आया, तब मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की तो हालत सबको दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है मैं उसके बारे में ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो मैंने जब देखा कि लॉकडाउन शब्द जो है वो पहली बार 9/11 के हमलों के बाद, आपको मालूम है, यूज किया गया था, जब वहां पे इतना पैनिक फैल गया कि वहां पे लॉकडाउन लगाना पड़ा। आतंकवादी हमलों में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया है अमेरिका में, ब्रिटेन में, और ये शब्द तब से आया है वहां पे। लॉकडाउन
मुझे तो आप मानेंगे नहीं, मैं इस बात को पुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो संकेत मिले हैं वो ये मिले हैं कि एक लॉबी है, पूरी एक लॉबिंग है, वो ये चाहती है कि ये लॉकडाउन लगाया जाए। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक लॉकडाउन आपको मालूम है हिंदुस्तान में लगाया गया। आप अगर जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का लॉकडाउन देखेंगे और यहाँ भारत का लॉकडाउन देखेंगे, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। आप यहाँ पे हमने सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी। आप बताते हैं, लोग बोलते हैं कि चाइना में पहला लॉकडाउन लगाया गया। चाइना में पहला लॉकडाउन नहीं लगाया गया, वुहान में पहला लॉकडाउन लगाया गया है। पूरा चाइना चालू था, कम हुआ प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन हुआ। वुहान में पहला लॉकडाउन लगाया गया, मतलब उन्होंने एक सिर्फ एक स्टेट को एक लॉकडाउन किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। जहां पे संक्रमण नहीं था, आज भी क्या हो रहा है, आज भी मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं उसमें सिर्फ इंदौर और भोपाल में है। उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए, लखनऊ में है, और दिल्ली से जो सटे राज्य हैं उनमें है। लेकिन आप इम्पोज करते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन आ जाए, मतलब हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में लॉकडाउन हो जाए, आप मध्य प्रदेश के हर जिले में, बिहार में। तो ये सारी चीजें तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा? मतलब आपकी बात में दम है, लेकिन सरकार का अर्थव्यवस्था जाएगी, सरकार को अराजकता की स्थिति आ जाएगी, और सरकार का भी मैं वही तो कह रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार को नुकसान क्या हुआ। सरकारें तो मजबूत हुई, ये तो आपको दिख रहा है कि हमने एक सर्वेलेंस ऐप बना दिया, आरोग्य सेतु। हम उसको एग्री कर रहे हैं। आज हम क्या एग्री कर पाते? आप सीए का आंदोलन देखिए, कहां गया सीए का आंदोलन? कहीं आपको दिख रहा है आज सीए की बात करता है कोई? नहीं करता, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी और जो अपने घर का चलाना, अब जान की परवाह है। तो आप समझिए कि ये तो एक तरह से सरकार तो बहुत मतलब मजे में है। और हो क्या रहा है, सारे जो चीजें हैं निजी क्षेत्रों को बेची जा रही हैं। जो सवाल उठ सकते थे, जो सवाल सीए पे उठे, देखिए आप सीए को देखिए, सीए पे कितनी मैं कहता हूं कि लोगों के मन से वो चीज उठी थी कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा एक झटके में वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज निजी क्षेत्रों को रेलवे बेचा जा रहा है, आज निजी क्षेत्र को एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं। आज आप इन सब चीजों को देखिए कि आज ही मैं सुन रहा था कि इंश्योरेंस कंपनियां भी सारी जो है सरकारी, वो भी जा रही हैं निजी क्षेत्र में। तो ये जो सवाल जो इनके ऊपर उठने थे, वो सारे सवाल तो समाप्त हो गए। अब इनको बेचने का रास्ता सरल हो गया। तो आपको ये समझना होगा कि सरकारों को क्या नुकसान हुआ। आप पूछेंगे सरकारों को तो नुकसान है, बहुत नुकसान है, उनका रेवेन्यू घटता जा रहा है। भाई साहब, जो रेवेन्यू जो घटेगा वो उसी रेवेन्यू में काम कर लेंगे, लेकिन आपका क्या होगा, जनता का क्या होगा? जनता तो जिस संकट से गुजर रही है, हमें जनता पे मैं हमेशा जनपक्षीय मुद्दों को उठाने की कोशिश करता हूँ, जो जनता से जो रिलेट करते हैं। आप मुझे कह लीजिए मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक पैनिक है, ये पैनिक को कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना होगा। जब तक हम ये पैनिक को स्टॉप नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सरकार का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि वो तो बोल देगी ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरी विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, कोरोना आ गया, हम क्या करें, हमारी अर्थव्यवस्था तो। आप देखिए पिछले 6 साल में, 4 साल में अर्थव्यवस्था में अच्छा क्या हो रहा था, जो ये तो उनके लिए एक तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए कि सारा दोष कोरोना पे डाल दो और ये सब सारी चीजें वाइप आउट हो जाती है, साफ हो जाती है। सरकार का तो पता नहीं, रिलायंस का जरूर पता है मेरे को कि 4 साल में आज पूरे बाजार का मालिक हो गया है। जो शेयर मैंने आज लिखा भी है गिरीश भाई कि आज जो शेयर 17 साल में नहीं बढ़ा, वो 4 साल में आज आईटीसी का शेयर आधा हो जाता है और रिलायंस का शेयर 4 गुना बढ़ जाता है इन 4 साल। वो भी नोटबंदी जैसी घटनाओं, वो नोटबंदी के बाद ही बता रहा हूँ मैं कि नोटबंदी के बाद में ये 4 साल में टॉप हो जाता है। तो इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सवाल लेना चाहता हूँ। बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो पहला सवाल काफी अच्छा लगा मुझे। देखिए आप, गिरीश इज मिक्सिंग साइकोग्राफिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया, प्रॉफिटिंग ऑफ बिग फार्मा एंड यूटिलिटी ऑफ वैक्सीन। इट इज अ डेंजरस मिक्सचर। मतलब आप साइकोग्राफी मिला रहे हो, पॉलिटिकल राजनीतिक अर्थशास्त्र को मिला रहे हो, मास मीडिया के कहे हुए षड्यंत्र को मिला रहे हो और फिर अपनी बातें कह रहे हो।
देखिए, तो हम इससे इनकार कैसे करें? हम इससे इनकार कैसे कर सकते हैं कि आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब से खराब होती जा रही है। आप 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 सिर्फ एक विज्ञान की बात करते हैं लोग। विज्ञान में विज्ञान को आप समझिए। मैं आप बोलता हूँ, आप अर्थशास्त्र को भी तो समझिए, आप उसके पीछे की राजनीति को तो समझिए। जो राजनीति जो उसके पीछे चल रही है उसको भी तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जो उसके पीछे का अर्थशास्त्र है, कौन उसमें फायदा लेके जा रहा है, कौन उसमें किसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखिए, टूरिज्म पूरा खत्म हो चुका है। आप देखिए, पूरा ट्रेवल्स इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट सारे मतलब डाउन हो चुके हैं। होटल इंडस्ट्री पूरी तबाह हो चुकी है। तो हमें इन सब चीजों को भी देखना होगा। ये एक बोल देना कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हो क्योंकि ये कोरोना, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब कि कोरोना एक सच्चाई है। कोरोना एक वायरस, जो कोरोना वायरस है वो घातक है, वो हमारा संक्रमण करता है। इसमें मेरा बिल्कुल भी कोई इसमें दो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मान रहा हूं। लेकिन लेकिन क्या हम इन सब चीजों के पीछे दूसरी चीजों को वो कर देंगे? मुझे मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि मेरे एक वामपंथी इंटरेस्टिंग कमेंट है आपके हिसाब से, इनके हिसाब से तो सारी दुनिया के सरकारों ने मिलकर कोरोना को पैदा किया और फैलाया है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के कोरोना का पैदा किया है नहीं बोल रहा हूं। मैं कोरोना को लीक किया बोल रहा हूं। आप समझिए, मैं कोई बायो वेपन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लीक होने की बात कर रहा हूं। और लीक होने में किन लोगों का फायदा है, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ना कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये कोई कॉन्स्पिरेंसी है। मैं ये बोल रहा हूं कि कौन लोग हैं। सरकारें हैं, बिग फार्मा कंपनियां हैं, बिल गेट्स हैं, जीएएफए गाफा है। कौन लोग हैं जो इस क्षेत्र में, इस आज के दौर में पैसा कमा रहे हैं? मैं यही बात कर रहा था कि मेरे वामपंथी मित्र हैं, बड़े बोल रहे हैं कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाते हैं। आप अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाते हैं, आपके जो खुद के मुखपत्र, जिनमें मैं अभी कल ही ढूंढ रहा था, इबोला के बारे में आपके जो विचार थे वो आप जाके एक बार देखिए। इबोला के बारे में यही लोग ये बोलते थे कि ये साम्राज्यवादी साजिश है, ये पूंजीपतियों का हथियार है। आज अब जब मैं कोरोना को लेके बोलता हूं कि ये पूंजीपतियों का हथियार है, साम्राज्यवादी साजिश है, तो लोगों को तकलीफ क्यों होती है? मैं वामपंथी नहीं हूं। मैं कांग्रेसी भी नहीं हूं। मैं किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं जनपक्षीय बात करता हूं। जनपक्ष की बात कीजिए और इस पूरी साजिश को एक बड़े नजरिए से, एक लार्जर एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कीजिए। न कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेके बात करना शुरू कर दीजिए कि आप विज्ञान के खिलाफ हैं और एक्स वाई जेड। आप पूरी इस चीज को एक लार्जर एस्पेक्ट में देखिए कि महामारियों की जो बातें की जाती हैं, स्पेनिश फ्लू के बाद किस तरह की एक नई व्यवस्था शुरू हुई है। जो 2000 क्या 14वीं शताब्दी का जो प्लेग था, उसके बाद किस तरह की नई व्यवस्था शुरू हुई है। जब मैं आपको ये साबित कर सकता हूं कि महामारियों से सबसे बड़ा जो फायदा अगर किसी देश को हुआ है तो अमेरिका को हुआ है। आप पूरी महामारियों का इतिहास उठा के देखिए। आप अगर ये आप नेपोलियन की जो वॉर हुई है, फ्रांस जो जाके हारा है, आप उसको जाके देखिए कि वो नेपोलियन ने अमेरिका को बहुत सस्ते में बेचा है। वहां पे हैती की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप पूरे इतिहास को तो उठा के पढ़िए। आपको सारा सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या है। आप कॉन्स्पिरेंसी के मत पीछे पड़िए कि मैं विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं ये सारे लार्जर एस्पेक्ट की बात करता हूं। और किसी एक स्टेटमेंट से ये कह देना कि साहब आप गिरीश मालविया कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट से नहीं। आप मेरी सारी बातों को पढ़िए और तारतम्य में पढ़ते जाइए, आपको सारी चीजें मालूम पड़ेगी। और मैं सोचता हूँ कि ये इतनी बड़ा विषय हो गया है कि अब मुझे शायद इसके लिए एक किताब लिखना चाहिए कि ज्यादा बेहतर वही। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि आपकी किताब लिखिए। आपको किताब शीघ्रता लिखना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन आए और कोरोना जैसा जो आप हॉक्स वॉक्स जो भी लोग बोलते हैं, मैं इस बीमारी के बारे में ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं डाटा पे बात करता हूँ, तो मैं तो रियल डाटा ही देखता हूँ। आप पीछे को देख लेते हैं क्योंकि आप रिसर्च ज़्यादा करते हैं। मैं डाटा को उठाता हूँ, एज इट इज विश्लेषण करता हूँ।
मैंने एक चीज पाई है गिरीश जी, इस पूरी बीमारियों में, जो मैंने महामारी को 5-6 महीने से मैं डाटा वाणी में भी कहता रहा कि लॉकडाउन करना, ये लॉकडाउन एक शब्द है, लॉकडाउन करना इसका एक कोई इलाज नहीं है। मेरा हाँ शुरू से, मतलब शुरू में मानता था कि लॉकडाउन करना था, आपको इसको साथ में एक सिस्टमेटिक अप्रोच करनी थी। आज यूके में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर चुका है, लेकिन बिल्कुल आपने इसको ऐसा इतना बड़ा, और आपने डर डर आपने पैदा किया, डर किसी और ने पैदा नहीं किया। आप आते बिल्कुल हैं बिल्कुल टीवी पे और टीवी पे आके बोलते ये नहीं करना वो करना, एक अजीब सा डर। जब देश का सबसे प्रथम व्यक्ति आकर टीवी पे कुछ बोलता है तो हम लोग भी, क्या कोई भी आदमी गंभीरता से उस चीज को लेता है, और गंभीरता से लेता है तो मतलब वो डरता है। जब डर आता है तो आधी बीमारी तो उसी से फैलती है। आपने प्लेसिबो का नाम तो सुना होगा कि प्लेसिबो किस किस कंसेप्ट पे काम करती है। प्लेसिबो काम करती है कि आपको डॉक्टर ने, प्लेसिबो एक निष्क्रिय दवा है जो आपको दी डॉक्टर ने, आपकी साइकोलॉजी पे काम करती है, वो आप ठीक हो जाते हो। तो अगर बिल्कुल प्लेसिबो का, अगर कोरोना की जगह प्लेसिबो भी देता मैं, तो ये जो भी दवाइयाँ आई हैं कोरोना की, जो ये फ्लू की दवाइयाँ आई हैं, 80% तो उनमें आप ठीक ही कर देते हैं ना, ठीक क्योंकि हो अस्सी जाते परसेंट हैं। मरीज तो ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। जो तो कोरोनिल वो के पीछे की टेक्नोलॉजी है वो यही तो है कि प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करेगा तो कोरोनिल क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि 80% मरीज तो अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो आप कोई भी शक्कर की मीठी गोली खिला दीजिए, वो दवाई ठीक हो जाएगी। तो ये कहना तो कि तो मैं ये हमेशा इंसान बोलता हूँ कि सरकार एक एक पिता के समान होती है परिवार की, जो जनता परिवार होती है, तो वो अगर आपको डराती है तो आपको एक सपोर्ट भी देती है। इस सरकार ने डराया ज्यादा है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया है। और ये मैं सरकार ने काम काम एक किया है, 100 गिनाए हैं, जमीन पे काम नहीं हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। इस सरकार की दिक्कत यही है कि ये दोहरी नीतियों पे काम करती है। और ये धर्म, मंदिर वंदिर, ये जो अभी जो प्राथमिकता है सरकार, आप इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि लोगों की मौत हो रही है, और लोग की मौत होना एक सबसे बड़ा घटनाक्रम है किसी देश के लिए। अमेरिका में एक व्यक्ति भी मरता है तो उसकी जान की वैल्यू होती है, हमारे देश में जान की वैल्यू नहीं होती है, आदमी की वैल्यू कम होती है। तो आज 25,000 से ज़्यादा से मौत का आंकड़ा हो गया है, अगस्त तक 50,000 तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गिरीश जी। और 50,000 जी की बिल्कुल मौत मतलब कम से कम 5 लाख परिवारों का, मतलब 5 से ज्यादा, मैं कल डाटा देख रहा था कि 10 लाख परिवार प्रभावित हो गए इससे, उनके मुखिया चले गए। ये बहुत बड़ी घटना है, तो इतना सामान्य तरह से क्यों सरकार ने लिया, ये मेरे समझ से परे। पर आखिरी मैं सवाल आपसे, 2 सवाल और जी पूछूंगा जी कि आप जी किसके जी टारगेट पे हैं सर? मुझे आश्चर्य होता है कि फेसबुक मुझे ब्लॉक कर देता है, जबकि ना मैं कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता हूँ, ना मैं कोई ऐसे वीडियोस डालता हूँ जिसमें कुछ गलत दृश्य दिखाए जाते हैं। और मुझे इसलिए ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों के पीछे की सच्चाई को सामने लेके आता हूँ। मैं रेमडेसिविर के पीछे की सच्चाई को सामने लेके आता हूँ। मैं WHO के जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको उनको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, और उनके जो दोनों में आपस में जो उनके बयान है उनका कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल गेट्स को का रोल इसमें स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं। तो लोग, आपको क्या तकलीफ है, मुझे मुझे बताइए कि ये जो सारी चीजें हैं ये ऑन रिकॉर्ड है। फार्मा कंपनियों में बिल गेट्स के आप शेयर देखिए। आप वैक्सीन इंडस्ट्री, मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये चीज कि विदाउट बिल गेट्स इस दुनिया में कोई भी वैक्सीन नहीं बन रही है आज के वक्त में। वैक्सीन इंडस्ट्री का वो मतलब गॉडफादर से लेके सब कुछ वही है। तो वो हम उस पर क्यों नहीं बात करें, हम उस पर बात क्यों नहीं करें जब वैक्सीन को एक इम्यूनिटी पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और एक इम्यूनिटी पासपोर्ट का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएंगे नहीं। आप मुझे आपने शायद ध्यान दिलाया था कि अफ्रीका में अगर हम जाते हैं तो हमें येलो फीवर का टीका लगवाना पड़ता हाँ, है पीला। ना? बिना बिना उसके हम जा भी नहीं पाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यूरोप नहीं जा पाते। हम यूरोप तो छोड़िए, मैं इंदौर का निवासी हूँ और मैं मान लो कि तमिलनाडु में जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ आज, जब तक मुझे वो टीका नहीं लग जाएगा। तो ये इस पूरी सिचुएशन को इम्यूनिटी पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट बनाने में, कोविड-19 को जिसकी वैक्सीन की संदिग्ध है उसकी सफलता, जो वैक्सीन अभी बनाई जा रही है उनकी सफलता संदिग्ध है, लेकिन उसको एक इस तरह का प्रेजेंट जिस तरह से किया जा रहा है
तो ये सारी चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है, न कि इस तरह की बात फैलाने की कि हम इन सारी बातों पे विचार करें और एक लंबी बड़ी बहस करें तो ज्यादा बेहतर है, ना कि विज्ञान के नाम पे हम इन सब चीजों को दबा दें कि विज्ञान में ऐसा है और विज्ञान आप नहीं समझते हैं, और विज्ञान की जो ऐसे ही विज्ञान जन्मा है और ऐसा ही होता है। आप विज्ञान की बात कीजिए, मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप उसके पीछे के राजनीतिक अर्थशास्त्र को, महामारियों से साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के संबंध को आप जरा ध्यान से देखिए, आपको मालूम होगा, आपको मालूम पड़ेगा। आप इतिहास को देखिए, आप वर्तमान में इस पूरी सेंचुरी में जो पिछली शताब्दी की हुई घटनाएं हैं और जो आने वाला अब कोविड-19 के बाद का विश्व पूरी तरह से अलग होगा। आप इसकी गंभीरता से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी की गंभीरता से दुनिया का सबसे बड़ा संकट है आज के जमाने में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो बोल रहे हैं कि सन 1930 में जो आर्थिक संकट आया था वो भी इसके सामने कोई मायने नहीं रखता, जिस हिसाब का आर्थिक संकट आ गया है आज। तो द ग्रेट डिप्रेशन आ चुका है, मतलब आप बोल रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा डिप्रेशन आ सकता है। तो इसके सारे लेकिन मार्केट की आपकी बात नहीं मान रहा है गिरीश जी, मार्केट तो कूद रहा है। देखिए, मार्केट क्यों मानेगा? मार्केट तो बात मानेगा ही नहीं ना, मार्केट तो कूदेगा क्योंकि मार्केट कोई और चला रहा है। हम ये बोल देते हैं, वो लोग मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अन्ना आंदोलन हुआ था, ठीक है, 2012 में, ठीक है। जब कोई बोलता था कि साहब अन्ना आंदोलन एक्चुअल में अन्ना हजारे एक मोहरा हैं और उसके पीछे कुछ और लोग काम कर रहे हैं, कोई एक बड़ा संगठन काम कर रहा है, तो लोग हंसते थे उसके ऊपर, क्योंकि लोगों को लगता था नहीं, अन्ना हजारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो बहुत लोकपाल लेके आएंगे, और पूरे देश में एक लहर चली हुई थी उस वक्त। लेकिन क्या हुआ, लोग उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते थे कि नहीं, आप अन्ना हजारे को इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आज आप देखिए, आज जो भी अन्ना आंदोलन के साथ में जो लगा हुआ व्यक्ति था, आप चाहे किरण बेदी को ले लीजिए, आप चाहे दूसरे, सबसे बड़े उदाहरण तो आपके अरविंद केजरीवाल हैं, सारे लोग आज महत्वपूर्ण जगहों में पहुंच चुके हैं। अन्ना हजारे बिल्कुल बैकफुट में चले गए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं थी, वो कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं थी। तो आप मुझे बताइए ना कि आप, जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं ये कॉन्स्पिरेसी ही है, एक संभावना है कि देखिए, ये चूक का बहुत लोगों ने फायदा लिया है, तो उस चूक के फायदे की जिन लोगों ने फायदा लिया है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरह से बनाया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, न कि इस बात को वो कीजिए कि ये विज्ञान के खिलाफ है और ऐसा है और वैसा। तो ये सारी बातें बड़ी लंबी हो सकती हैं और कभी और भी बात कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस पर, लगातार बात करेंगे। आप सबसे यही कहना है कि गिरीश जी, मैंने भी काफी दिन से गिरीश जी को बोल रहा हूँ, आप भी कमेंट्स में लिखिए और बोलिए गिरीश जी को, गिरीश जी इस पे किताब लिखिए, क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स पे, और जिसको लिखना चाहिए वो नहीं लिख रहा है, तो उनको लिखना चाहिए। और तो गिरीश जी आप लिखिए, हम लोग वेट करेंगे, और जनसंवाद के मंच से ही हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश के प्रतिभावान जितने भी साहित्यकार आए और लेखक आए और इस किताब को पब्लिश करें, क्योंकि आपकी बातों में बहुत सच्चाई है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, राजीव नारायण बहुगुणा जी पे कल हमला हुआ है और उनको बहुत बेदर्दी से, मतलब उनके साथ में मारपीट की गई है, और ये जनसंवाद के हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, वो उनसे मेरी बात हुई है। तो हाँ, हो सकेगा तो कल या परसों में राजीव नारायण बहुगुणा जी जनवाड़ी में आएंगे और उनसे बातचीत की जाएगी, घटनाक्रम पता किया जाएगा। ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जो काफ़ी अपनी विभागी से बात रखती हैं, उनमें राजीव नारायण बहुगुणा जी भी हैं काफ़ी, और वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनका बहुत हमारा सम्मान है। और आज उनकी जो तस्वीरें देख के मेरे गिरीश जी, मेरे कसम से मेरा दिल ऐसा बैठ सा गया है आज, क्योंकि उनके मैंने वॉल पर देखे उनके पिता के साथ आराम कर रहे हैं। एक अजीब सा मुझे लगा कि हम किस वातावरण में जी रहे हैं, किस तरह का ये वातावरण बन रहा है, जब हमारे देश में हमारे विचारों को और आवाज़ों को दबाने की कोशिश इस तरह से की जा रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि देश ऑटोक्रेसी की ओर जा रहा है,
और हमें इस माहौल में भी अपनी बात रखने के लिए भी बहुत मेहनत और हिम्मत की आवश्यकता होगी। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम लोग ये जनसंवाद इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। हमें इसके लिए कोई हमने ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए बनाया, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग आप लोगों की पोस्ट नहीं दे रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे-अच्छे लेखक हैं, गिरीश जी भी खुद लिखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। हम हर व्यक्ति को यहाँ अलाउ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट रखना है। तो आप बस बात को समझिए, हम जितना हो सके उतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को जोड़िए, जो लोग चाहते हैं कि अपनी उनकी बातें पहुँचे, तो इस प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा, और हम इसको मोनेटाइज़ नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हम ना उससे पैसा कमाना चाहते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हम सुखी हैं उससे। हम करेंगे तो आपको बता के करेंगे, आपको लेके करेंगे, जो भी करना होगा, अगर हमको आवश्यकता होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, मित्रों को जोड़िए, इनवाइट कीजिए। हमको एक बहुत बड़ी ताकत बननी है, सरकार को अपनी बात पहुँचानी है। सब पहले विचार उत्पन्न होता है, फिर आंदोलन पैदा होता है, मेरा ये कहना है। आप सोच रहे हैं कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्रांति कर लेंगे, तो ऐसा कुछ हमारा विचार नहीं है। हम एक विचार पैदा कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो गिरीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इतनी बातें रखी। और आपसे बात करना हमेशा लगता है कि आपसे घंटों बात की जा सकती है, हम लोग करते भी हैं लगातार। और आपसे बात करना लगता है कि ज्ञान के सागर के एक आध बाल्टी हम भी ले लें। लेकिन आपसे बात निरंतर जारी रहेगी और हम आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद गिरीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का, आप लोग आए और हम सबको सुना और गिरीश जी की बातों को सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद गिरीश जी। और इसी तरह जनवाड़ी में हम कार्यक्रम करते रहेंगे और आप लोगों को नए-नए लोगों से, हम व्यंग्यवाणी भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चेष्टा जी आएँगे, राजीव ध्यानी जी भी आएँगे। एक नया तरह का प्रयोग है जिसमें हम हँसी-मज़ाक भी करेंगे, गंभीर बातें नहीं करेंगे, कुछ नए-नए बातें भी करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए जनवाणी के साथ में, जनसंवाद के साथ में। इसको बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाइए, आपका प्लेटफ़ॉर्म है, और जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद गिरीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।